वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस साइड और विजय है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ये पाठशाला के चैनल पे। हिस्ट्री का चैप्टर 15 है ये, और चैप्टर का नाम आप देख सकते हो, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 है संविधान के निर्माण का बनना। इस पहले पार्ट के अंदर हम काफ़ी कुछ शेयर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर में वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी जाएगी जो पेपर के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, और साथ में ये चीज़ आपको किस तरीके से आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री के पार्ट में हम इसे हिस्ट्री की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े तो आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज और साथ में ट्विटर, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है चैनल के रिगार्डिंग में। तो अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है हिस्ट्री का, उसमें आपने काफ़ी हद तक ये चीज़ों को एनालाइज कर लिया होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जब 1947 की हमें आज़ादी मिल रही थी भारत और पाकिस्तान की, तो ऑफकोर्स सडन पार्टीशन हुआ था। और हमें पता है कि पार्टीशन की वजह से, किस वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना का एक रीज़न बोला जाता है कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, टू नेशन थ्योरी हुई, और उथल पुथल का माहौल जो था वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 1942 से तो काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि 1939 में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। उसके बाद हमने सोचा कि अंग्रेज़ कहीं ना कहीं हमारी मदद करेंगे आज़ादी के लिए, कि हमने कहा कि हम उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर मदद करेंगे। लेकिन ऑफकोर्स उन्होंने हमारी नहीं सुनी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगा थी तो वो हमें आज़ादी दे देंगे, पर उन्होंने हमें आज़ादी देने की बात नहीं कही थी। दैट इज़ हमने 1942 के अंदर, 8 अगस्त 1942 के अंदर हमने भारत छोड़ो आंदोलन की बात जो थी शुरुआत कर दी। अब भारत छोड़ो आंदोलन की जब हमने मुहिम छेड़ दिया तो उसके बाद अंग्रेज जो थे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक घबराए हुए थे। हमारे इंडिया के अंदर क्रिप्स मिशन जो था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जब हमारे पास ये देखने को मिल रहा था कि पूरे भारत में एक आंदोलन चल रहा है, तो क्रिप्स मिशन ने सोचा कि ठीक है, इस माहौल को ख़त्म करने के लिए चलिए गांधी से बातचीत करी जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि आप लोग क्या कहते हैं, जो भी आपका सिक्योरिटी क्या कहते हैं विभाग है, उसके अंदर इंडियंस की भी कहीं ना कहीं रजामंदी होनी चाहिए, इंडियन की पोस्ट होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स क्रिप्स ने इस चीज के लिए मना कर दिया। दैट इज वाई ऐसा नहीं हो पाया। तो उथल पुथल का माहौल काफी लंबे समय से था। हमें पता है कि पार्टीशन की वजह से पूरे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर काफी हेटेड वाला माहौल रहा, काफी घृणा, यादों से भरा माहौल रहा। सीमाओं के उस पार इस पार बहुत लोग आए गए, ये बहुत बड़ी दिक्कत रही। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि काफी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो थे हमें, मतलब काफी नफरत जो चीजें, सांप्रदायिक संघर्ष जो थे हमें, वो भी देखने को मिला। और हमें इस दौरान बहुत नफरत देखने को मिली। लोगों के यादों के अंदर हिंसा इतनी ज्यादा भर गई थी जिसका सोच पाना बहुत मुश्किल था। और ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के पीछे बहुत सारे रीजन बोले जाते हैं कि शायद से अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी की बात नहीं कही होती तो शायद से पार्टीशन नहीं होता, या इवन लॉर्ड माउंटबेटन अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि हम भारत और पाकिस्तान को अलग नहीं कर रहे तो भी शायद से ऐसा नहीं होता। और साथ में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बनने की बात ना कर रहे होते तो भी शायद से ऐसा नहीं होता। बट किसी न किसी कारणवश कुछ ना कुछ कहानियां बनती रही, तो उसके बारे में हम बिल्कुल पर्टिकुलर तो नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे रीजन ही हो सकते हैं या होंगे। लेकिन हमें समझना यह है कि पार्टीशन जो हुआ था उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था पार्ट में। उसके बाद हमें पता था कि भारत को पूरी तरीके से 14 तारीख को क्या कहते हैं पाकिस्तान को आज़ादी मिली, और 14 ही तारीख की रात को 12 बज के कुछ मिनट के बाद हमने 15 तारीख जो लग जाती है तो उस दिन हमने भारत ने आज़ादी ले ली। भारत में उस टाइम पीरियड पर जवाहरलाल नेहरू जी पहले पीएम बने थे, और उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नीति के साथ प्रयास या नीति के साथ मिलन एक स्पीच दी, जिसे हम अर्धरात्रि का सूर्योदय भी बोलते हैं। लोग सो रहे थे लेकिन हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। इस तरीके से नेहरू जी देश के पहले पीएम बने। और उसके बाद हमारे देश के सामने ये बात सामने आई नेहरू जी के टाइम पीरियड पे कि हमारी कंट्री जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी रहेगी, लोकतांत्रिक देश बना रहेगा। क्योंकि इसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से सभी के गोल्स के बारे में सोचेगी। सोसाइटी में जो पुअर क्लास है, जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, उनके हितों के बारे में बात करेगी, और उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत होगी। इसलिए हमारे भारत में 15 अगस्त की आज़ादी के बाद कहा गया कि हम 3 मेजर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे। और 3 मेजर प्रॉब्लम आपने पॉलिटिकल के अंदर भी काफ़ी हद तक पढ़ लिया था: नेशन बिल्डिंग, एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, और डेवलपमेंट एंड द वेलबींग फॉर द एंटायर सोसाइटी। अब क्योंकि एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का एस्टैब्लिशमेंट करना है, लोकतंत्र का स्तंभ, एक पिलर बनाना है अगर हम लोगों को, तो ऑफकोर्स हमें सोचना पड़ेगा।
हमें सोचना पड़ेगा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आए। तो इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ हमें फिर सही तरीके से इसको सही डायरेक्शन में लेके जाना है। इसीलिए हमारे भारत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि हमारे भारत का संविधान जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया गया था, जिसमें 299 लोगों की बातचीत हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा बना 26 जनवरी 1950 के अंदर कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना ये, और आज भी सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये शायद से इसलिए इतना बड़ा बन पाया क्योंकि हमारे भारत के अंदर हमारे भारत का आकार भी विचित्र है, और हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी, अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, रेस, रंग भेद, सब लोग हमारे भारत के अंदर अलग अलग तरीके से रहते हैं। दैट इज वाई हमें भारत में हर क्लास के बारे में सोचना था। दैट इज वाई इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसकी शुरुआत 1946 से हुई थी और 1949 में जाके दिसंबर में खत्म हुई। 26 जनवरी 1950 में हमने इसको इसलिए लागू करा क्योंकि इसके पीछे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड रीजन बोला जाता है, लेकिन वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना जानना है कि 165 सिटिंग्स हुई थी। 165 सिटिंग्स का मतलब होता है 165 बैठकें हुई थी, और 11 सत्र टोटल बुलाए गए थे, जिसमें हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कमेटियों ने अपना रोल दिया, जिसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी, झंडा कमेटी, प्रारूप समिति, और न जाने कितनी 11 कमेटियां, 8 कमेटियां टोटल थी। उन सभी कमेटियों ने अपना अपना क्या कहते हैं रोल दिया। फाइनली हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में लागू करा, और इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कुछ दिन के अंदर आने वाला है। ये हमें अच्छे तरीके से पता है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक चीज नहीं देता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ देता है हमें। सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से वोट डालने का अधिकार है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, नागरिकों को न्याय देना, समानता और समता के बारे में सोचना। ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारे संविधान के अंदर आपको पैदा होते ही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई फॉर्म भरना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। आप बस भारत में पैदा हुए और आपको ये चीजें, सारी की सारी चीजें आसानी से मिल जाएगी। तो सोचिए ये चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे भारत देश के लिए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 299 लोगों ने मिलकर 26 नवंबर 1949 के दिन पूरा कर दिया था। पूरा इस दिन हमने कर दिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन इसे हमने लागू करा। लास्ट मीटिंग 25 जनवरी 1950 में बैठी थी, और इसके पीछे एक कहानी है। अब कहानी, क्योंकि मैंने बताया था कि 1946 से इसके कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई थी और 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए लगे थे। तो उसका सफर कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सबसे पहले 1946 के अंदर चुनाव की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को वोटिंग मिली थी। कांग्रेस को 93% की वोटिंग मिली थी, और इसने काफी हद तक लोगों के वोट को कैप्चर करा था। मुस्लिम लीग भी सीटें जीती थी, लेकिन क्या कहते हैं, जहां जहां पे मुस्लिम की रिजर्व कम्युनिटी थी या रिजर्व सीटें थी, वो वहीं पे जीत पाई थी। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम ने 30 सीटों को रिजर्व करा था। 86% ऑफ मुस्लिम वोटों को उन्होंने जीत लिया था। लेकिन हाईली इलाकों में ये देखने की कोशिश करी गई थी कि कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा इलाकों में था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग में सिर्फ मुस्लिम लीग ही ऐसी एक सोलो स्पोक पर्सन पार्टी बनी थी जो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात कर रही थी या उनके अधिकारों की बात कर रही थी। टोटल 10 से 12% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के पाले में सबसे ज्यादा वोटें पड़ी थी। लेकिन क्योंकि वोटें पड़ी थी तो उसके बाद लेजिस्लेचर के इलेक्शन होने थे, वो तो प्रोविजनल इलेक्शन थे। लेजिस्लेचर के इलेक्शन होने के बाद भी कांग्रेस को काफी हद तक हर जगहों पे जीत मिली थी। भारत के अंदर अब बात आई कैबिनेट मिशन बनाने की। कैबिनेट मिशन बनाने के लिए ब्रिटेन की तरफ से 3 बंदों को भेजा गया। लॉरेंस करके इनका नाम है, अलग अलग नाम है। अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 3 बंदे कौन थे। ये 3 बंदे कौन थे। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये 3 बंदे आपको बताना है कि तो इन 3 बंदे कौन थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी। इन्होंने कहा कि अगर आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही तय करे किस तरीके से संविधान को बनाया जाता है। इसके लिए इन्होंने एक राय दी। इन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं कि पूरे प्रिंसली स्टेट्स और साथ में जितने भी ब्रिटिशर्स के इलाके हैं उन इलाकों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और वहां पे जनसंख्या के हिसाब से प्रिंसली स्टेट को और नॉर्मल जनता को और साथ में हर किसी मुस्लिम, सिख और जनरल कैटेगरी के लोगों को आपको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल क्या कहते हैं 389 लोगों को चुना
और 26 लोगों को ब्रिटिश इलाकों से, जो कम से कम 11 प्रोविजन से वहां से निकाला, और साथ में 565 रियासतों में से हमने 93 लोगों को चुना। तो इस तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी रिजर्वेशन देने की बात करी थी। मुस्लिम लीग के लोगों को उस टाइम पीरियड पे भी चुना गया था, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली, और साथ में एकल हस्तांतरीकरण वोट, इस वोट के तहत लोगों को चुना जा रहा था। इसके बारे में मैंने हिस्ट्री वाले 14 चैप्टर के अंदर पहले से एक्सप्लेन करा हुआ है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या होती है, रिजर्व वोटर्स कैसे वोट करते हैं। उसके बारे में आपने 11th क्लास में पॉलिटिकल में मुझसे पढ़ा होगा कि उसमें मैंने किस तरीके से बताने की आपको कोशिश करी है। अब यहाँ पे हमने सेम यही मेथड क्या कहते हैं, प्रिंसली स्टेट के लोगों को भी चुनने के लिए बनाया था, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों को भी संविधान बनाने में मौका मिल सके। इस तरीके से टोटल 15 प्रोविजंस में से, क्योंकि 1947 तक हमारे पास टोटल 15 प्रोविजंस हो चुके थे। प्रोविजंस का मतलब आज जैसे राज्य है ना हमारे, उस टाइम पे 15 प्रोविजंस हमारे अंग्रेजों के अंडर में थे। 4 प्रोविजंस चीफ कमिश्नर प्रोविजन प्रांत से 4 लोगों को चुना गया था, और 292 लोगों को 11 प्रोविजंस के इलाकों से चुना गया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं 296 जो थे वो इन लोगों को चुना गया, जो हमारे प्रोविजंस भारत के थे, प्रिंसली स्टेट्स को हटा के इन लोगों को चुना गया। इसमें से मोस्टली लोग जो थे मुस्लिम कैटेगरी के नहीं थे, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के हमें देखने को मिल रहे थे। अब क्योंकि उसमें कांग्रेस पार्टी के ज्यादा थे, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई मैं इस बैठक में भाग नहीं लूंगा। बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की पार्टी को वहां से निकाल दिया, बाइकआउट कर दिया कि ये पार्टी जो है, या ये जो बैठक है ये जो बैठक है संविधान सभा की, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही है। बाद में ये आंकड़ा 211 से 299 हुआ, जब फाइनली हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो रहा था। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है अपने आप में ही बहुत बड़ी पार्टी है, इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ संविधान सभा के अंदर 82% सदस्य जो थे कांग्रेस पार्टी के थे। अब सोचिए, इस हिसाब से तो मोहम्मद अली जिन्ना सही कह रहे होंगे कि भाई वो तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, तो फिर इंडिया के मुसलमानों के बारे में तो सोचेगी नहीं। इसी वजह से क्या कहते हैं, ये इस पार्टी का इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बहिष्कार किया गया था। और देन फाइनली 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की पहली मीटिंग बैठी, और उसके बाद कांग्रेस ने पूरी तरीके से देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जिम्मा सौंप दिया, और यहाँ पे कांग्रेस जो थी संविधान बनाने लग गई। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने क्या कहते हैं इसमें अपने अपने बात रखी। अब किन लोगों ने क्या क्या बातें रखी, किन किन लोगों ने क्या क्या बातें इसमें रिकमेंड करी, वो 9 दिसंबर 1946 के बाद हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमें पता था कि देश में जब आज़ादी मिल गई थी तो ऑफकोर्स 2 पाकिस्तान बन गए थे, तो मोस्टली हिस्सा हिंदू बहुदल इलाकों में आ गया था, और कांग्रेस जो थी वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वीडियो के अगले पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे 9 दिसंबर 1946 के दिन क्या हुआ, उसके बाद कौन से लोगों ने क्या क्या बातें बोलने की कोशिश करी, क्या क्या चीज़ें हुई, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो के अगले पार्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर अपना कमेंट करने की कोशिश करिएगा। फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।